यूपीएससी की तैयारी में जुटे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। नमस्कार। आज हम अर्थव्यवस्था के एक बेहद बेहद जरूरी पहलू पर गहराई से बात करने वाले हैं, रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स। जी हाँ, क्षेत्रीय व्यापारिक गुट। और हम इसके लिए आधार बना रहे हैं संजीव वर्मा सर की किताब के चैप्टर 31 को। बिल्कुल, चैप्टर 31 रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ये चैप्टर न सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस GS 3 के लिहाज से क्रूशियल है, बल्कि ये समझने में भी मदद करता है कि आज दुनिया में देश आपस में व्यापार कैसे कर रहे हैं। ये पूरा ग्लोबल ट्रेड का ताना बाना। बिल्कुल सही कहा। और ये जानना बहुत दिलचस्प है और ज़रूरी भी कि दुनिया का लगभग 60%, 60% व्यापार आज इन्हीं रीजनल ब्लॉक्स के जरिए होता है। 60%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। तो सवाल उठता है कि WTO जैसी बड़ी मल्टीलैटरल संस्था के होते हुए भी ये छोटे छोटे रीजनल समूह क्यों बन रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। WTO तो है ही, और फिर क्या ये वाकई फायदेमंद है या बस एक ट्रेंड है जिसे सब फॉलो कर रहे हैं? और खासकर हमारे लिए भारत पर इनका क्या असर पड़ रहा है? इन्हीं सब सवालों की तह तक जाएंगे हम आज। कोशिश यही रहेगी कि हर पहलू को कवर किया जाए। तो इस गहन चर्चा, इस डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन के अंत तक उम्मीद है कि आपको रीजनल ट्रेडिंग, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स PTAs, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTAs और खासकर भारत के अनुभवों की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि हर कॉन्सेप्ट को, हर बारीकी को पकड़ें ताकि UPSC में कोई भी सवाल आपसे छूटे नहीं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये रीजनल ट्रेडिंग आखिर है क्या? सेक्शन 31.1 पर आते हैं। देखिए, रीजनल ट्रेडिंग को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि ये सामान्य ग्लोबल ट्रेड, जिसे हम अक्सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या ROW के साथ व्यापार कहते हैं, उससे अलग कैसे है। हाँ, वो जो ROW वाला ट्रेड है वो तो हम अक्सर सुनते हैं। जी, RO ट्रेड ज्यादातर आधारित होता है कंपैरेटिव एडवांटेज पर। मतलब कौन सा देश कौन सी चीज सबसे सस्ते में या सबसे कुशलता से बना सकता है। जैसे मान लीजिए वियतनाम कपड़े सस्ते बना सकता है, जर्मनी मशीनें, तो वो आपस में ट्रेड करेंगे। ये उत्पाद पर फोकस्ड है। ठीक है, ये तो हुआ कंपैरेटिव एडवांटेज। लेकिन रीजनल ट्रेडिंग का आधार उत्पाद नहीं बल्कि क्षेत्र यानी रीजन होता है। क्षेत्र मतलब ये कि कुछ देश जो भौगोलिक रूप से पास हैं या जिनकी संस्कृति मिलती है या लोगों की पसंद, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एक जैसी हैं या जिनके पास एक जैसे संसाधन हैं, वो आपस में मिलकर एक ब्लॉक बना लेते हैं। अच्छा, तो ये नजदीकी या समानता पर आधारित है। हाँ, ये ज्यादा रीजन सेंट्रिक अप्रोच है। ये इस विचार पर आधारित है कि शायद पड़ोसी देशों या समान पृष्ठभूमि वाले देशों के साथ व्यापार करना आसान या ज्यादा स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन एक मिनट, अगर ROW के साथ व्यापार जो कंपैरेटिव एडवांटेज पर आधारित है वो ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, मतलब दुनिया में जो सबसे अच्छा बना रहा है उससे खरीदें, तो फिर देश इन रीजनल ब्लॉक्स की तरफ क्यों भाग रहे हैं? सेक्शन 31.1 में इसकी जरूरत बताई गई है। क्या कारण है? हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है और इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं। संजीव वर्मा सर ने इन्हें काफी अच्छे से लिस्ट किया है। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है डोमेस्टिक कंपल्शंस, यानी घरेलू मजबूरियां। घरेलू मजबूरियां किस तरह की? मतलब देशों को अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, रोजगार पैदा करने हैं, इसके लिए उन्हें अपने सामान और सेवाओं के लिए नए बाजार चाहिए। अच्छा, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए? बिल्कुल। अपने पड़ोसी देशों का बाजार अक्सर सबसे पहले नजर आता है। दूसरा कारण है कॉम्पिटिटिवनेस और एक्सेप्टेबिलिटी जांचना। ये क्या मतलब हुआ? देखिए, आप सीधे दुनिया के सबसे मुश्किल बाजार, मान लीजिए अमेरिका या यूरोप में अपना माल बेचने की कोशिश करें तो शायद मुश्किल हो। लेकिन अगर आप अपने रीजनल ब्लॉक के सदस्य देशों के बाजार में अपना माल बेचते हैं, जहां शायद थोड़ी कम प्रतिस्पर्धा हो या आपके माल की स्वीकार्यता ज्यादा हो, तो आपको एक तरह का टेस्ट मिल जाता है। मतलब एक तरह का प्रैक्टिस ग्राउंड। हाँ, कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितना कॉम्पिटिटिव है, उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार होने से पहले। ये तो अच्छा पॉइंट है। और क्या वजह है? तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है कलेक्टिव वॉइस बनना। जब कई देश एक साथ आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जैसे WTO में ही, उनकी आवाज ज्यादा वजनदार हो जाती है। हाँ, अकेले से तो समूह की ताकत ज्यादा होती है, बार्गेनिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाती होगी। बिल्कुल, सौदेबाजी की शक्ति बढ़ती है। फिर कुछ और उद्देश्य भी होते हैं, जैसे मार्केट पेनिट्रेशन, नए बाजारों में अपनी पैठ बनाना, व्यापार बढ़ाना तो है ही,
इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग के नए रास्ते खोलना, जैसे मिलकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना। अच्छा। ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करना। कई बार राजनीतिक सहमति बनाना भी एक मकसद होता है। यानी सिर्फ ट्रेड नहीं और भी बहुत कुछ। जी हाँ, निवेश को बढ़ावा देना भी एक बड़ा कारण है। जब एक ब्लॉक बनता है तो बाहरी निवेशकों को लगता है कि यहाँ एक बड़ा इंटीग्रेटेड मार्केट है, नियम कानून शायद ज्यादा स्थिर और प्रेडिक्टेबल होंगे, तो वो निवेश करने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। सही बात है। और फिर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, लोगों का आना जाना बढ़ता है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, सदस्य देशों के बीच एक तरह का जुड़ाव, कोहीजन बढ़ता है। तो ये तो काफी सारे फायदे गिना दिए आपने। मतलब सिर्फ सस्ता माल खरीदना बेचना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक मल्टी डायमेंशनल चीज है। अच्छा, अब सेक्शन 31.1 में इसकी प्रकृति, नेचर की बात की गई है। ये ट्रेडिंग होती कैसे है? क्या इसके अलग अलग रूप हैं? हाँ, इसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, ये दो देशों के बीच हो सकता है, जिसे हम बायलैटरल कहते हैं, जैसे भारत श्रीलंका। बिल्कुल। या तीन देशों के बीच ट्राइलैटरल, जैसे IBS, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। हाँ, IBS। या फिर तीन से ज्यादा कुछ देशों के बीच, जिसे प्लूरैलेटरल कहते हैं, जैसे ASEAN, जिसमें 10 सदस्य देश हैं। हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रीजनल ट्रेडिंग कभी भी मल्टीलैटरल नहीं होती। मल्टीलैटरल क्यों नहीं? क्योंकि मल्टीलैटरल का मतलब होता है सर्वपक्षीय, यानी दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हों, जैसे WTO में होता है। रीजनल ट्रेडिंग परिभाषा से ही कुछ चुनिंदा देशों का समूह है, एक क्षेत्र विशेष का, तो ये हमेशा बायलैटरल, ट्राइलैटरल या प्लूरलैटरल ही होगी। ये अंतर समझना जरूरी है। रीजनल मतलब कुछ, मल्टीलैटरल मतलब लगभग सब। बिल्कुल। और ये ट्रेडिंग होती कैसे है? ज्यादातर ये ट्रेड अग्रीमेंट्स यानी व्यापार समझौतों के इर्द गिर्द घूमती है। इन समझौतों में सदस्य देश एक दूसरे से आने वाले माल पर टैरिफ्स कम करते हैं या खत्म कर देते हैं, एक दूसरे को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब खास बर्ताव। हाँ, लेकिन रीजनल ट्रेडिंग का दायरा इससे भी बड़ा हो सकता है। ये ब्रॉडर नेचर का भी हो सकता है, जिसमें सिर्फ टैरिफ कम करना नहीं, बल्कि आर्थिक सहयोग यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन के और भी पहलू शामिल हों, जैसे जॉइंट वेंचर्स लगाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना वगैरह। अच्छा, तो ये सिर्फ टैरिफ कटौती से आगे की बात है। जी, और इससे भी गहरे समझौते हो सकते हैं, जिन्हें डीपर फ्रेमवर्क अग्रीमेंट्स कहा जाता है। इसमें सरकारी स्तर पर सहयोग और समन्वय होता है, पॉलिसी हार्मोनाइजेशन की कोशिश होती है, ताकि सदस्य देशों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत हों। फ्रेमवर्क अग्रीमेंट्स, ये नए कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। हाँ, आर्थिक सहयोग और फ्रेमवर्क अग्रीमेंट्स वाली बातें थोड़ी नई हैं, पर ज्यादातर रीजनल ट्रेडिंग अभी भी व्यापार समझौतों, खासकर टैरिफ कटौती के आसपास ही केंद्रित है। ठीक है, तो अब इन व्यापार समझौतों, ट्रेड एग्रीमेंट्स पर आते हैं। सेक्शन 31.1 में इसका जिक्र है और आगे 31.2 पूरा इसी पर है। जी, आपने टैरिफ की बात की, यहाँ MFN का क्या रोल है? देखिए, व्यापार समझौतों को समझने के लिए टैरिफ और MFN को समझना पहली सीढ़ी है। टैरिफ तो हुआ आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी। जब एक देश दूसरे देश से सामान मंगाता है तो उस पर टैक्स लगाता है। हाँ, कस्टम ड्यूटी। जी, अब आता है MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये WTO के तहत एक बुनियादी सिद्धांत है। सबसे पसंदीदा राष्ट्र। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका सबसे फेवरेट दोस्त है। MFN का सिद्धांत है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी गैर भेदभाव। गैर भेदभाव। हाँ, WTO के तहत अगर आप किसी एक सदस्य देश को व्यापार में कोई खास रियायत देते हैं, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पर टैरिफ कम करते हैं, तो आपको वो रियायत लगभग सभी दूसरे WTO सदस्य देशों को भी देनी होगी। आप भेदभाव नहीं कर सकते। अच्छा, तो सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देना होगा। मोटे तौर पर हाँ, कुछ अपवाद है, लेकिन मूल सिद्धांत यही है। MFN को आप ग्लोबल ट्रेड का बेसलाइन मान सकते हैं, पहला कदम। ठीक है, तो रीजनल समझौते MFN से आगे कैसे जाते हैं? यहीं पर वो लेवल्स आते होंगे जिनकी आप बात कर रही थी। बिल्कुल, रीजनल समझौते MFN सिद्धांत का एक तरह से अपवाद है, जिन्हें WTO भी कुछ शर्तों के तहत मंजूरी देता है। यहाँ आप अपने ब्लॉक के सदस्यों को खास रियायतें देते हैं जो आप बाकियों को नहीं देते, और यहीं पर समझौतों के अलग अलग स्तर यानी लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन आते हैं। बताइए इनके बारे में। लेवल 1 क्या है? लेवल 1 है PTA, प्रेफरेंशियल टैरिफ एग्रीमेंट, या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी कहते हैं। PTA। PTA
इसमें सदस्य देश आपस में तय करते हैं कि कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर, मतलब एक डिफाइंड लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स पर, वो एक दूसरे से कम टैरिफ लेंगे ROW के मुकाबले। सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स पर? हाँ, कुछ खास प्रोडक्ट्स पर। मान लीजिए भारत और श्रीलंका के बीच PTA है। पेन पर भारत ROW से 10% टैरिफ लेता है, लेकिन श्रीलंका से आने वाले पेन पर सिर्फ 8% लेगा। ये हुआ PTA। ये सबसे बेसिक लेवल का समझौता है। ठीक है, PTA समझ गए। कुछ सामान, थोड़ी छूट। अगला लेवल? अगला और ज्यादा कॉमन लेवल है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। FTA, ये तो बहुत सुना है। हाँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें सदस्य देशों के बीच ज्यादातर सामानों पर कुछ सेंसिटिव आइटम्स को छोड़कर टैरिफ या तो तुरंत शून्य कर दिया जाता है या धीरे धीरे कुछ सालों में शून्य पर लाने का प्लान होता है। यानी सदस्य देशों के बीच फ्री ट्रेड। हाँ, गुड्स के मामले में काफी हद तक फ्री ट्रेड। लेकिन यहाँ एक खास बात है, FTA में हर सदस्य देश RO यानी बाकी दुनिया के लिए अपना अलग टैरिफ रख सकता है। मतलब भारत और सिंगापुर के बीच FTA है, तो भारत से सिंगापुर जाने वाले माल पर टैरिफ 0, सिंगापुर से भारत आने वाले पर 0। लेकिन भारत अमेरिका से आने वाले माल पर अपना टैरिफ लगाएगा और सिंगापुर अमेरिका से आने वाले माल पर अपना। दोनों का बाहरी टैरिफ अलग अलग हो सकता है। अच्छा, अंदर फ्री, बाहर अपनी मर्जी। ये हुआ FTA। बिल्कुल। अब इससे एक कदम और आगे बढ़ें तो आता है लेवल 3, कस्टम्स यूनियन, CU। कस्टम्स यूनियन, ये FTA से कैसे अलग है? इसमें FTA वाली बात तो होती ही है, यानी सदस्य देशों के बीच टैरिफ 0, लेकिन साथ में सभी सदस्य देश मिलकर RO के लिए भी एक कॉमन बाहरी टैरिफ, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ CET तय करते हैं। CET, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। मतलब सब देश बाहर वालों से एक ही रेट चार्ज करेंगे? हाँ, जैसे अगर EU एक कस्टम्स यूनियन है, हालांकि वो इससे भी आगे है, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली सब बाहर से आने वाले किसी प्रोडक्ट पर एक ही टैरिफ लगाएंगे। उनका बाहरी टैरिफ कॉमन होगा। ये FTA से ज्यादा गहरा इंटीग्रेशन है। हाँ, ये तो ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन लग रहा है। क्या इससे भी गहरा कुछ है? जी हाँ, लेवल 4 जो सबसे गहरा रूप या डीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है। इसमें कस्टम्स यूनियन वाली बातें तो होती ही हैं, साथ में उत्पादन के कारकों जैसे श्रम, लेबर और पूंजी, कैपिटल का भी सदस्य देशों के बीच मुक्त आवागमन होता है। मतलब लोग और पैसा आसानी से आ जा सकते हैं। हाँ, और इससे भी आगे जाकर कुछ ब्लॉक्स समान मुद्रा, कॉमन करेंसी और समान मौद्रिक नीति, कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी भी अपना लेते हैं। जैसे यूरोजोन? बिल्कुल। इसे कॉमन मार्केट या इकोनॉमिक यूनियन भी कहते हैं। ये इंटीग्रेशन का सबसे गहरा स्तर है। EU इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वाह, तो ये PTA से शुरू होकर इकोनॉमिक यूनियन तक एक पूरी सीढ़ी है इंटीग्रेशन की। जी हाँ, PTA, FTA, CU, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, ये गहराते हुए एकीकरण के स्तर है। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। देश करीब आ रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, एकीकरण हो रहा है। पर क्या इसमें कुछ चुनौतियां, कुछ पेंच, कुछ इश्यूज भी हैं? सेक्शन 31.1 में इश्यूज की भी बात की गई है। चुनौतियां बिल्कुल हैं और वो काफी गंभीर हो सकती हैं। इन समझौतों को कागज पर लाना और फिर उन्हें जमीन पर कामयाब बनाना आसान नहीं है। क्या है मुख्य चुनौतियां? पहली और सबसे आम चुनौती है सेंसिटिव लिस्ट या नेगेटिव लिस्ट तय करना। सेंसिटिव लिस्ट, ये क्या होती है? ये उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट होती है जिन पर सदस्य देश टैरिफ कम करने या हटाने को राजी नहीं होते। अच्छा, जिन पर छूट नहीं मिलेगी। हाँ, हर देश अपने कुछ घरेलू उद्योगों या कृषि सेक्टर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। जैसे भारत के लिए शायद डेयरी प्रोडक्ट्स या कुछ कृषि उत्पाद सेंसिटिव हों। अब दिक्कत ये है कि हर देश की अपनी सेंसिटिव लिस्ट होती है और इन लिस्ट पर आपसी सहमति बनाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। नेगोशिएशन सालों तक खिंच जाते हैं। हाँ, ये तो मुश्किल होगा ही। सब अपने हितों की रक्षा करना चाहेंगे। बिल्कुल। दूसरी चीज है अर्ली हार्वेस्ट का कॉन्सेप्ट। अर्ली हार्वेस्ट, फसल की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही। इसका मतलब है कि जैसे ही समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कटौती तुरंत लागू कर दी जाती है, बाकी पर धीरे धीरे होती है। ये एक तरह से विश्वास बहाली का कदम होता है कि समझौता काम कर रहा है। लेकिन किन प्रोडक्ट्स को अर्ली हार्वेस्ट में शामिल किया जाए, इस पर भी काफी खींचतान होती है। अच्छा, और कोई बड़ी चुनौती? एक बहुत फंडामेंटल चुनौती है वेलफेयर गेन्स का अस्पष्ट होना।
मतलब इन रीजनल समझौतों से वाकई कितना आर्थिक कल्याण या वेलफेयर हो रहा है, ये साफ तौर पर कहना मुश्किल है। लेकिन व्यापार तो बढ़ता ही होगा ना? व्यापार बढ़ता है, ये आंकड़ों में दिखता है, लेकिन क्या वो बढ़ोतरी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिनका जिक्र संजीव वर्मा सर ने भी किया है, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन। हाँ, आपने पहले जिक्र किया था, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन। इन्हें थोड़ा आसानी से समझाएंगे, एक उदाहरण देकर? जरूर। देखिए, मान लीजिए भारत में जूते बनते हैं जिनकी लागत है 100 रुपए। ठीक है, और दुनिया में सबसे सस्ते जूते मान लीजिए वियतनाम में बनते हैं 80 रुपए के। लेकिन भारत वियतनाम से आने वाले जूतों पर 30 रुपए का टैरिफ लगाता है, तो वो भारत में 110 रुपए के बिकेंगे। तो लोग भारत वाले 100 रुपए के जूते ही खरीदेंगे? बिल्कुल। अब मान लीजिए भारत WTO के तहत या यूनिलैटरली अपना टैरिफ घटाकर 10 रुपए कर देता है। अब वियतनामी जूते भारत में 90 रुपए के बिकेंगे। तो अब लोग वियतनामी जूते खरीदेंगे जो ज्यादा कुशल उत्पादक से आ रहे हैं। सही। यहाँ क्या हुआ, भारत ने महंगे घरेलू उत्पादन को दुनिया के सबसे सस्ते आयात मोस्ट एफिशिएंट ग्लोबल सोर्स से बदल दिया। इसे कहते हैं ट्रेड क्रिएशन। इससे उपभोक्ता को फायदा हुआ, संसाधन बेहतर जगह इस्तेमाल हुए, ये अच्छा है। ठीक है, ये तो हुआ ट्रेड क्रिएशन, फायदेमंद। अब ट्रेड डाइवर्जन क्या है? अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं। भारत में जूते 100 रुपए के, वियतनाम में 80 रुपए के, दुनिया में सबसे सस्ते। और मान लीजिए भारत का एक रीजनल पार्टनर है श्रीलंका, जहां जूते 90 रुपए के बनते हैं। ठीक है, श्रीलंका वाले वियतनाम से महंगे हैं पर भारत से सस्ते। हाँ, अब भारत ROW, जिसमें वियतनाम भी है, पर 30 रुपए टैरिफ लगाता है, तो वियतनामी जूते 110 के, श्रीलंकाई जूते 120 के, लोग भारतीय जूते खरीदेंगे पहले की तरह। अब भारत श्रीलंका के साथ FTA साइन करता है, तो श्रीलंका से आने वाले जूतों पर टैरिफ 0 हो जाता है। अब श्रीलंकाई जूते भारत में 90 रुपए के बिकेंगे। वियतनामी जूते अभी भी 110 के हैं क्योंकि वो FTA पार्टनर नहीं है। तो अब लोग श्रीलंकाई जूते खरीदेंगे 90 रुपए वाले। सही। यहाँ क्या हुआ, व्यापार तो हुआ, भारत ने आयात करना शुरू किया, लेकिन क्या भारत ने दुनिया के सबसे सस्ते सोर्स वियतनाम 80 रुपए से खरीदा? नहीं, उसने अपने FTA पार्टनर श्रीलंका 90 रुपए से खरीदा, जो वियतनाम से महंगा है। बिल्कुल। भारत ने व्यापार को दुनिया के सबसे कुशल सोर्स से हटाकर डाइवर्ट करके एक कम कुशल लेकिन FTA पार्टनर वाले सोर्स की तरफ मोड़ दिया। इसे कहते हैं ट्रेड डाइवर्जन। ओहो, तो यहाँ व्यापार तो बढ़ा, पर शायद देश को उतना फायदा नहीं हुआ जितना ट्रेड क्रिएशन में होता। एग्जैक्टली। बल्कि हो सकता है नुकसान हुआ हो, क्योंकि सरकार को टैरिफ रेवेन्यू का भी नुकसान हुआ। रीजनल ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि जो व्यापार बढ़ रहा है वो ट्रेड क्रिएशन की वजह से है या ट्रेड डाइवर्जन की वजह से। और अगर ट्रेड डाइवर्जन ज्यादा हो रहा तो हो सकता है कि रीजनल ब्लॉक बनाना उतना फायदेमंद ना हो जितना लगता है। ये बिल्कुल संभव है। आंकड़े दिखाते हैं कि रीजनल ब्लॉक्स के बनने के बाद सदस्य देशों के बीच व्यापार बढ़ता है। लेकिन क्या ये ROW के साथ होने वाले ज्यादा फायदेमंद व्यापार की कीमत पर बढ़ रहा है? ये स्थापित करना मुश्किल है। वेलफेयर गेन्स अस्पष्ट हैं। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और कोई चुनौती? आपने रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात की थी। हाँ, रूल्स ऑफ ओरिजिन यानी ROO, ये एक और बड़ा सिरदर्द है, खासकर FTAs और कस्टम्स यूनियंस में। रूल्स ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के नियम, ये क्या तय करते हैं? ये नियम तय करते हैं कि किसी प्रोडक्ट को किस देश का माना जाएगा, यानी उसका ओरिजिन क्या है। ये इसलिए जरूरी है ताकि सिर्फ सदस्य देशों में बने सामान को ही टैरिफ छूट का फायदा मिले, वरना कोई तीसरा देश अपना माल सदस्य देश के रास्ते भेजकर फायदा उठा लेगा। बिल्कुल। मान लीजिए भारत ASEAN FTA है, चीन अपना माल थाईलैंड भेज दे, वहां मेड इन थाईलैंड का ठप्पा लगवा ले और फिर भारत भेज दे FTA के तहत 0 ड्यूटी पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो चीटिंग हो जाएगी। इसीलिए RO बनाए जाते हैं। ये तय करते हैं कि किसी प्रोडक्ट को मेड इन कंट्री X कहलाने के लिए उसमें कितना वैल्यू एडिशन उसी देश में होना चाहिए या कौन सा जरूरी प्रोसेस उस देश में होना चाहिए। सुनने में तो ठीक लग रहा है, दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है आज की ग्लोबलाइज दुनिया में। आजकल प्रोडक्ट्स बनते नहीं, असेंबल होते हैं। एक स्मार्टफोन का चिप कहीं बनता है, स्क्रीन कहीं और,
सॉफ्टवेयर कहीं और असेंबल कहीं और होता है। हाँ, ग्लोबल सप्लाई चेन्स। बिल्कुल। इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स की वजह से ये तय करना बहुत जटिल हो गया है कि किसी प्रोडक्ट का असली ओरिजिन क्या है। आरओ के नियम बहुत पेचीदा हो सकते हैं और अगर ये नियम बहुत सख्त हों तो व्यापारी उनका फायदा नहीं उठा पाते। अगर बहुत ढीले हों तो तीसरा देश गलत फायदा उठा लेता है। तो ये बैलेंस बनाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और ये आरओ की जटिलता पूरे रीजनल ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को कमजोर कर सकती है। अगर व्यापारी नियमों की वजह से एफटीए का फायदा ही ना उठा पाए तो समझौता किस काम का। सही बात है। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि रीजनल ट्रेडिंग का अनुभव मिला-जुला मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, बिल्कुल। व्यापार तो बड़ा है सदस्य देशों के बीच, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इससे ओवरऑल वेलफेयर बड़ा है? क्या इससे निवेश वाकई बहुत ज्यादा बड़ा है? क्या इससे इनोवेशन बड़ा है? इन अन्य लाभों को मापना बहुत कठिन है। अनुभव काफी मिक्स्ड रहा है दुनिया भर में। अच्छा, सेक्शन 31.1 में कुछ और ऑब्जर्वेशंस भी हैं। हाँ, कुछ और बातें भी सामने आई हैं। एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन ये है कि जिन देशों का आपस में रीजनल ट्रेड ज्यादा होता है, अक्सर उनका मल्टीलैटरल ट्रेड यानी आरओडब्ल्यू के साथ ट्रेड भी बढ़ता है। अच्छा, ये कैसे? शायद इसलिए कि रीजनल कंपटीशन उन्हें ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, जिससे वो ग्लोबल लेवल पर भी बेहतर compete कर पाते हैं। या शायद रीजनल कनेक्शंस उन्हें ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचने में मदद करते हैं। कारण साफ नहीं, पर ऐसा ट्रेंड देखा गया है। हाँ, और एक बात ये भी कही गई है कि रीजनल ट्रेडिंग कोई व्यापार न होने, नो ट्रेड से तो बेहतर है। हाँ, ये तो जाहिर है। अगर दो देशों के बीच बिल्कुल ट्रेड नहीं हो रहा था और रीजनल एग्रीमेंट के बाद कुछ ट्रेड शुरू होता है, तो वो नो ट्रेड से तो बेहतर ही है। लेकिन क्या ये बेस्ट ऑप्शन है? क्या ये फ्री मल्टीलैटरल ट्रेड से बेहतर है? ये साबित नहीं हुआ है। तो इतने सारे मुद्दे हैं, वेलफेयर गेन्स अनक्लियर हैं, आरओ की दिक्कतें हैं, तो फिर सवाल उठता है, क्या हमें रीजनल ट्रेडिंग को बढ़ावा देना चाहिए? शुड इट बी प्रमोटेड? सेक्शन 31.1 का ये सवाल है। ये एक बड़ा नीतिगत सवाल है और इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है, लेकिन पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। क्या है वो तर्क? पहला, ये ग्लोबल ट्रेंड है। दुनिया के ज्यादातर देश किसी न किसी रीजनल ब्लॉक का हिस्सा हैं। ऐसे में आप अलग थलग नहीं रह सकते। आपको भी इस दौड़ में शामिल होना पड़ेगा, वरना आप पीछे रह जाएंगे। हाँ, दुनिया के साथ तो चलना पड़ेगा। दूसरा, वही कलेक्टिव वॉइस और बार्गेनिंग स्ट्रेंथ वाली बात। समूह में रहने से आपकी आवाज सुनी जाती है, आप बेहतर डील निगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, इससे आर्थिक सहयोग बढ़ता है, सदस्य देशों के बीच रिश्ते मजबूत होते हैं, राजनीतिक और सामरिक फायदे भी हो सकते हैं। चौथा, इसे अक्सर मल्टीलैटरलिज्म की तरफ एक स्टेपिंग स्टोन यानी पहली सीढ़ी की तरह देखा जाता है। स्टेपिंग स्टोन, जी, कैसे? तर्क ये है कि रीजनल ब्लॉक के अंदर प्रतिस्पर्धा कर कर कंपनियां अपनी कुशलता, एफिशिएंसी और प्रतिस्पर्धात्मकता, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सकती हैं। जब वो अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ compete करना सीख जाएंगी, तब वो ग्लोबल स्टेज पर compete करने के लिए बेहतर तैयार होंगी। अच्छा, एक तरह की ट्रेनिंग। हाँ, और पांचवा, निवेश और पर्यटन को तो बढ़ावा मिलता ही है, जिसकी बात हमने पहले की थी। तो इन सब कारणों को देखते हुए ज्यादातर देश मानते हैं कि रीजनल ट्रेडिंग को प्रमोट करना चाहिए, भले ही इसमें कुछ दिक्कतें हों। ठीक है। अब एक और सवाल उठता है, क्या ये रीजनल ट्रेडिंग WTO वाले मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम के साथ टकराव में है? क्या ये दोनों साथ चल सकते हैं? ये एक क्लासिक डिबेट है, लेकिन आम सहमति ये है कि नहीं, इनमें कोई सीधा टकराव नहीं है। WTO खुद रीजनल समझौतों की इजाजत देता है, बशर्ते वो कुछ शर्तों को पूरा करें, जैसे कि वो ज्यादातर ट्रेड को कवर करते हों और बाहरी देशों के लिए बाधाएं ना बढ़ाते हों। तो ये साथ साथ चल सकते हैं? हाँ, इन्हें एक दूसरे का पूरक माना जा सकता है। रीजनल समझौते शायद कुछ क्षेत्रों में ज्यादा गहरे इंटीग्रेशन की तरफ ले जा सकते हैं, जो ग्लोबल लेवल पर अभी संभव नहीं है। अच्छा, लेकिन इनमें कुछ मूल अंतर तो होगा? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, वो है टैरिफ रेट्स का। टैरिफ रेट्स का अंतर? जी, रीजनल ट्रेडिंग में जो बातचीत होती है, जो टैरिफ कम किए जाते हैं, वो आमतौर पर अप्लाइड टैरिफ रेट्स पर होते हैं। अप्लाइड टैरिफ वो दर है जो एक देश वास्तव में एक्चुअली किसी प्रोडक्ट पर आयात शुल्क लगा रहा होता है। ठीक है, जो असल में लागू है। हाँ,
जबकि मल्टीलैटरल ट्रेडिंग यानी WTO में जो बातचीत होती है वो मुख्य रूप से बाउंड टैरिफ रेट्स पर होती है। बाउंड टैरिफ ये क्या है? बाउंड टैरिफ वो अधिकतम दर मैक्सिमम रेट है जो एक देश WTO में वादा करता है कि वो उससे ज्यादा टैरिफ उस प्रोडक्ट पर नहीं लगाएगा। ये एक तरह की सीलिंग या ऊपरी सीमा है। अच्छा, ये मैक्सिमम लिमिट है। हाँ, अब होता ये है कि कई बार देशों का अप्लाइड टैरिफ उनके बाउंड टैरिफ से काफी कम होता है। मान लीजिए भारत का किसी प्रोडक्ट पर बाउंड टैरिफ 40% है, लेकिन वो असल में अप्लाइड टैरिफ सिर्फ 10% लगा रहा है। ठीक है। अब अगर भारत किसी देश के साथ FTA करता है तो वो अपने 10% वाले अप्लाइड टैरिफ को कम करके 0 करेगा, लेकिन WTO में उसका 40% वाला बाउंड टैरिफ अभी भी वही रहेगा। ओह, ये तो बड़ा बारीक अंतर है। तो रीजनल डील्स असल में लागू टैरिफ को कम करती हैं, जबकि WTO वाली डील्स मैक्सिमम लिमिट को कम करती हैं। बिल्कुल, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये दोनों सिस्टम साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि वो टैरिफ के अलग-अलग पहलुओं पर काम करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन था। चलिए अब सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। भारत और रीजनल ट्रेडिंग सेक्शन 31.1 और 31.3 हमारी क्या कहानी है इस क्षेत्र में? देखिए, भारत इस रीजनल ट्रेडिंग के खेल में थोड़ा देर से शामिल हुआ। हम एक तरह से लेट एंट्रेंट हैं। दुनिया में ये ट्रेंड 80s और 90s में जोर पकड़ चुका था, लेकिन भारत ने इस दिशा में गंभीरता से कदम 2000 के बाद, खासकर 2007 के बाद उठाने शुरू किए। देर आए दुरुस्त आयद कह सकते हैं। हमने कई तरह के समझौते किए हैं। बायलैटरल भी किए हैं, यानी दो देशों के साथ, जैसे का अफगानिस्तान, द कोरिया, भूटान, नेपाल। और ट्राइलेटरल? ट्राइलैटरल में हमारा एक महत्वपूर्ण समूह है IBSA, यानी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। IBSA। हाँ, ये 3 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। हाँ, IBSA। ये ट्रेड के साथ साथ और भी मुद्दों पे सहयोग करते हैं। बिल्कुल। और प्लूरिटरल में हमारा सबसे महत्वपूर्ण समझौता है आसियान के साथ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। 10 देशों का समूह। आसियान तो बहुत खबरों में रहता है। जी, तो भारत बायलेटरल, ट्राइलेटरल, प्लूरिलेटरल तीनों तरह के समझौतों में शामिल है। और इन समझौतों का दायरा स्कोप कैसा है? क्या सब FTA है? नहीं, दायरा अलग अलग है। कुछ PTA लेवल के हैं, कुछ FTA हैं, और कुछ इससे भी आगे बढ़कर इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट्स हैं। खासकर सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया के साथ हमारे समझौते सिर्फ माल के व्यापार तक सीमित नहीं है, उनमें आर्थिक सहयोग के और भी पहलू शामिल हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स और कुछ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स भी हैं, जैसे बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक ये ज्यादा ब्रॉड फ्रेमवर्क सेट करते हैं सहयोग के लिए। बिम्स्टेक, हाँ, बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश। सही। अब अगर कुछ ऐतिहासिक समझौतों, लैंडमार्क एग्रीमेंट्स की बात करें तो आसियान के साथ हमारा समझौता बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बल्कि आसियान +4 कहा जाता था। तब जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और भारत ने आसियान के साथ अलग अलग समझौते किए। अच्छा, आसियान +4? भारत वाला समझौता 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ। 1 जनवरी 2010। इसके मुख्य बिंदु क्या थे? इसमें लक्ष्य था कि अगले 6 सालों में लगभग 4000 उत्पादों पर टैरिफ धीरे धीरे शून्य कर दिया जाएगा। 4000 प्रोडक्ट्स? 4000 प्रोडक्ट्स 6 साल में। ये तो काफी महत्वाकांक्षी था। हाँ। और सेंसिटिव लिस्ट में सिर्फ 489 उत्पाद रखे गए थे, मतलब ज्यादातर चीजें कवर हो रही थीं। सिर्फ 489 सेंसिटिव आइटम्स? ठीक है। और अनुमान लगाया गया था कि इससे अगले दशक में भारत और आसियान के बीच व्यापार $50 बिलियन से ज्यादा बढ़ सकता है। $50 बिलियन? $50 बिलियन, ये आंकड़े महत्वपूर्ण है। 4000 प्रोडक्ट्स, 6 साल, 489 सेंसिटिव आइटम्स, 50 बिलियन पोटेंशियल ग्रोथ। जी। दूसरा, IBSA का जिक्र करना चाहूंगी। हालांकि ये ट्रेडिशनल ट्रेड ब्लॉक जैसा नहीं है, पर इसने भारत को अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों में पहुंचने की क्षमता दी है। ये नए पार्टनर्स खोजने की दिशा में एक कदम था। ठीक है, तो भारत का ओवरऑल दृष्टिकोण क्या रहा है इन समझौतों को लेकर? क्या हम शक्तिशाली या अग्रेसिवली इसे अपना रहे हैं? हाल के वर्षों में हाँ, पिछले दशक में भारत का रवैया काफी आक्रामक, अग्रेसिव रहा है रीजनल समझौतों को लेकर। हम पारंपरिक वर्टिकल ट्रेड यानी विकसित देशों के साथ ग्लोबल ट्रेड से हटकर हॉरिजॉन्टल ट्रेड यानी क्षेत्रीय और ज्यादा गहरे समझौतों पर जोर दे रहे हैं। वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल मतलब रीजनल इंटीग्रेशन पर फोकस? हाँ, और सिर्फ
माल गुड्स के व्यापार तक ही सीमित नहीं, अब भारत बियॉन्ड गुड्स जा रहा है। बियॉन्ड गुड्स मतलब अब सेवाओं में व्यापार, ट्रेड इन सर्विसेज, निवेश, इन्वेस्टमेंट, आर्थिक सहयोग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इन सब पर भी जोर दिया जा रहा है। और इसके लिए 2 नए तरह के समझौते सामने आए हैं, CCA और सीपा। CCA और सीपा, ये क्या है? CCA का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, CCA। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये एक तरह से FTA प्लस है। इसमें माल में ट्रेड, FTA वाला हिस्सा तो होता ही है, साथ में सेवाओं और निवेश पर भी बातचीत करने की इच्छा मैंडेट होती है, और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्र भी शामिल होते हैं। अच्छा, तो ये FTA से ज्यादा व्यापक है। बिल्कुल। और CCEPA का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CCEPA। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CCEPA। CCEPA। तब होता है जब CCECA के तहत चल रही बातचीत पूरी हो जाती है और एक फाइनल एग्रीमेंट साइन होता है, तो CCEPA ज्यादा गहरा और फाइनल स्टेज है। तो पहले CCECA, फिर CCEPA। आमतौर पर हाँ, पर हमेशा जरूरी नहीं। कभी कभी सीधे CCEPA भी नेगोशिएट होता है। भारत ने सिंगापुर, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों के साथ CCECA पर काम किया है या कर रहा है, और दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, हांगकांग के साथ CCEPA जैसे समझौते हैं। तो याद रखिए, CCECA और CCEPA ये FTA से आगे की बात करते हैं। CCECA और CCEPA। ठीक है। और एक BTIA का भी जिक्र आता है। हाँ, BTI, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, BTI। ये भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच प्रस्तावित समझौता है। इस पर बातचीत काफी सालों से चल रही है, बीच में रुक भी गई थी, अब फिर से शुरू हुई है। अगर ये हो जाता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा समझौता होगा। BTI EU के साथ, ये तो गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर भारत का लक्ष्य क्या है इन सब समझौतों से? जाहिर है, निर्यात, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, सदस्य देशों से रिश्ते बेहतर करना, नए बाजार और नए साझेदार, पार्टनर्स खोजना, अपने व्यापार में विविधता, डाइवर्सिफाई लाना, आर्थिक सहयोग को गहरा करना, और दुनिया को ये संकेत देना कि भारत व्यापार को अपने विकास के इंजन के रूप में देखता है। लक्ष्य तो बड़े स्पष्ट हैं, लेकिन एक चुनौती का जिक्र किताब में आखिर में किया गया है। हाँ, और वो सबसे बड़ी चुनौती है। सिर्फ बाजार मिलना काफी नहीं है, आपको उन बाजारों में अपना माल बेचने के लिए कुशल और प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटिव भी होना होगा। कॉम्पिटिटिवनेस। जी। अगर आपका माल महंगा है या क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो FTA होने के बावजूद कोई क्यों खरीदेगा? इसलिए इन समझौतों का असली फायदा उठाने के लिए भारत को अपने घरेलू स्तर पर सुधारों की जरूरत है, ताकि हमारी इंडस्ट्रीज ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन सकें। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। सिर्फ दरवाजे खोलना काफी नहीं, उस दरवाजे से निकलने लायक बनना भी जरूरी है। बिल्कुल सही। चलिए अब सेक्शन 31.2 पर आते हैं, जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स PTAs पर थोड़ा और विस्तार से बात करता है। हमने PTA को लेवल 1 का समझौता समझा था। हाँ, PTA मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये शब्द कभी-कभी ज्यादा व्यापक अर्थ में भी इस्तेमाल होता है, जिसमें FTA वगैरह सब आ जाते हैं। लेकिन यहाँ हम इसके मूल अर्थ, यानी कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ प्रेफरेंस देने वाले समझौते की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में क्या खास बातें हैं? पहली बात तो ये कि WTO बनने के बाद 1994 से इन PTAs का प्रसार, प्रोलिफरेशन बहुत तेजी से हुआ है। प्रोलिफरेशन मतलब बहुत ज्यादा बन गए हैं। हाँ, जैसे इनकी बाढ़ आ गई हो। आंकड़े देखिए, 1 दिसंबर 2015 तक WTO को 619 PTAs अधिसूचित नोटिफाई किए गए थे। 619। बाप रे। और उनमें से 413 उस समय लागू थे। 413 लागू थे 2015 तक। अब तो और बढ़ गए होंगे। निश्चित रूप से। और इनकी ग्रोथ रेट देखिए, 2008 से 2012 के बीच सालाना लगभग 24% की दर से नए PTA नोटिफाई हो रहे थे। 24% एनुअल ग्रोथ। 24%, ये तो कमाल की रफ्तार है। मतलब दुनिया बहुत तेजी से इन रीजनल या प्रेफरेंशियल डील्स की तरफ बढ़ रही थी। हाँ, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था और अभी भी है। अब सेक्शन 31.2 में PTAs के 5 रूप बताए गए हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, गहराते हुए इंटीग्रेशन के क्रम में। हाँ, वो लेवल्स एक बार फिर से बता दीजिए संक्षेप में। जरूर। सबसे पहला और सबसे कम गहरा है
पार्शियल स्कोप अग्रीमेंट PSA। ये PTA का भी एक सीमित रूप है जिसमें बहुत ही कम वस्तुओं पर टैरिफ रियायतें दी जाती हैं। PSA पार्शियल स्कोप, ठीक है। दूसरा, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA। सदस्य देशों के बीच आंतरिक टैरिफ कम या शून्य, लेकिन हर देश का अपना बाहरी टैरिफ, एक्सटर्नल टैरिफ। FTA हम समझ चुके हैं। तीसरा, कस्टम्स यूनियन CU। FTA जैसा प्लस सभी सदस्य देशों का एक समान बाहरी टैरिफ, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। CU और CET। ठीक है। चौथा, कॉमन मार्केट। इसमें CU वाली बातें तो हैं ही, साथ में उत्पादन के कारकों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी लेबर और कैपिटल का भी फ्री मूवमेंट। कॉमन मार्केट, लोग और पैसा फ्रीली मूव कर सकते हैं। हाँ, और पांचवा, सबसे गहरा, इकोनॉमिक यूनियन। इसमें कॉमन मार्केट के साथ साथ सदस्य देशों की मैक्रो इकोनॉमिक नीतियां और विनिमय दर नीतियां, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज भी समन्वित, कोऑर्डिनेटेड होती हैं। समान मुद्रा भी हो सकती है। इकोनॉमिक यूनियन जैसे EU। ये पूरा क्रम समझ आ गया। PSA, FTA, CU, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन। बिल्कुल। अब भारत के संदर्भ में बात करें तो FTAs हमारे लिए 2003-04 के बाद से एक प्रमुख नीति उपकरण, पॉलिसी टूल बन गए। 2003-04 से फोकस बढ़ा। हाँ, और हमारा फोकस ज्यादातर एशिया के देशों पर रहा है। और शुरुआत में हमारा फोकस वस्तुओं के व्यापार, ट्रेड इन गुड्स पर ज्यादा था, सेवाओं पर कम। हालांकि अब वो बदल रहा है। अच्छा, तो शुरुआत गुड्स से हुई। जी। सेक्शन 31.2 में भारत के कुछ प्रमुख FTAs की लिस्ट दी गई है, उनके लागू होने के वर्षों के साथ। ये याद रखना जरूरी हो सकता है। हाँ, बताइए कौन कौन से हैं। बायलैटरल FTAs देखें तो श्रीलंका 1998, ये सबसे पुरानों में से है। अफगानिस्तान 2003, थाईलैंड 2004, ये एक अर्ली हार्वेस्ट स्कीम थी। सिंगापुर 2005, ये CECA था। भूटान 2006, नेपाल 2009, कोरिया 2009, ये सीपा था। मलेशिया 2011, ये भी CECA जैसा था। और जापान 2011, ये सीपा था। काफी लंबी लिस्ट है। श्रीलंका 1998, अफगानिस्तान 2003, थाईलैंड 2004, सिंगापुर CECA 2005, भूटान 2006, नेपाल 2009, कोरिया सीपा 2009, मलेशिया CECA टाइप 2011, जापान सीपा 2011। जी। और रीजनल FTAs में देखें तो साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया 2004 और आसियान 2010। साफ्टा 2004 और आसियान 2010। और एशिया के बाहर देखें तो चिली के साथ एक PTA है 2006, और मर्कोसूर, दक्षिणी अमेरिकी देशों का समूह के साथ भी एक PTA है 2004। चिली PTA 2006 और मर्कोसूर PTA 2004। हाँ, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि इन सभी समझौतों की गहराई अलग-अलग है। कोई सिर्फ PTA है, कोई FTA, कोई CEC, SCPA। मतलब सब एक जैसे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। चलिए, अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 31.3, इंडियाज एक्सपीरियंस विद रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स। RTA शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है। PTA, FTA, RTA, क्या इनमें कोई फर्क है? देखिए, ये टर्म्स अक्सर इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं। RTA यानी रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट एक ज्यादा व्यापक शब्द है जो किसी भी तरह के रीजनल समझौते, चाहे वो PTA हो, FTA हो, CU हो, को कवर कर सकता है। तो हम यहाँ भारत के ओवरऑल अनुभव की बात कर रहे हैं इन सभी तरह के रीजनल समझौतों के साथ। ठीक है, RTA मतलब अम्ब्रेला टर्म। तो भारत का अनुभव कैसा रहा है? पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट। RTAs 1990s से दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़े हैं। आज दुनिया का आधे से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मोर देन 50% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन्हीं RTAs के तहत होता है। आधे से ज्यादा? हाँ, और ये WTO सिस्टम के साथ साथ ही चलते हैं। दुनिया में लगभग 400 RTAs लागू हैं। भारत के करीब 14 RTAs लागू हैं और लगभग 1 दर्जन पर बातचीत चल रही है। दुनिया में 400? हाँ। भारत के 14 लागू, हाँ। दर्जनों पर बात जारी। ठीक है। और आजकल के RTA सिर्फ माल के व्यापार तक सीमित नहीं है। उनमें अब सेवाएं, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कंपटीशन पॉलिसी जैसे मुद्दे भी शामिल हो रहे हैं। दायरा बढ़ रहा है। जी। अब आते हैं भारत के अनुभव के सारांश पर, जो सेक्शन 31.3 में दिया गया है। की फाइंडिंग्स क्या हैं? हाँ, ये सबसे जरूरी है। क्या मिला हमें इन समझौतों से? पहली फाइंडिंग थोड़ी चौंकाने वाली है। भारत का निर्यात, एक्सपोर्ट्स, उन देशों को जहां हमारा FTA है, वो हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ
या आरओडब्ल्यू को किए गए एक्सपोर्ट से कुछ खास बेहतर नहीं रहा है। मतलब एफटीए वाले देशों का एक्सपोर्ट ग्रोथ उतनी नहीं बढ़ी जितनी उम्मीद थी। हाँ, या कम से कम ओवरऑल ग्रोथ से ज्यादा तेज नहीं बढ़ी। ये एक चिंता का विषय है। दूसरी फाइंडिंग ये है कि एफटीए से भारत का आयात इंपोर्ट्स और निर्यात एक्सपोर्ट्स दोनों बढ़े हैं, लेकिन आयात निर्यात की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ा है। ओहो, मतलब इंपोर्ट ज्यादा बढ़ गया एक्सपोर्ट के मुकाबले। हाँ, ज्यादातर मामलों में। इसका मतलब है कि एफटीए का फायदा शायद सामने वाले देश ने हमसे ज्यादा उठाया है, कम से कम व्यापार संतुलन के मामले में। ये तो अच्छी खबर नहीं है। तीसरी फाइंडिंग इसी से जुड़ी है। आसियान, कोरिया और जापान जैसे प्रमुख पार्टनर्स के साथ एफटीएज लागू होने के बाद हमारा व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट असल में बढ़ा है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया आसियान, कोरिया, जापान के साथ। ये तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। जी हाँ, इन बड़े समझौतों के बाद इन देशों से हमारा आयात ज्यादा बढ़ा और निर्यात उतना नहीं बढ़ा, जिससे व्यापार घाटा और चौड़ा हो गया। इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या हमारा सामान कॉम्पिटिटिव नहीं है? ये एक बड़ा कारण हो सकता है, या शायद उन देशों ने अपने सेंसिटिव आइटम्स को ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट किया, या हमारे एक्सपोर्ट बास्केट और उनके इंपोर्ट डिमांड में तालमेल नहीं है। कई कारण हो सकते हैं। अच्छा, किताब में इकोनॉमिक सर्वे का भी हवाला है। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 ने इस पर विश्लेषण किया था। उसने पाया कि इन समझौतों का असर अलग-अलग सेक्टर्स पर अलग-अलग रहा है। धातुओं, मेटल्स जैसे सेक्टर में आयात पर ज्यादा असर पड़ा, यानी इंपोर्ट ज्यादा बढ़े, जबकि वस्त्रों, टेक्सटाइल्स जैसे सेक्टर में निर्यात पर थोड़ा सकारात्मक असर दिखा। मेटल्स पर इंपोर्ट, टेक्सटाइल्स पर एक्सपोर्ट। ठीक है। सर्वे ने एक अनुमान भी लगाया कि धातुओं पर अगर एफटीए के तहत टैरिफ में 10% की कटौती होती है तो उससे आयात लगभग 1.4% बढ़ जाता है। 10% टैरिफ कट से 1.5% इंपोर्ट ग्रोथ। 10% कट से 1.4% इंपोर्ट राइज। ये असर दिखाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो सर्वे ने कही वो ये कि भारत का निर्यात कीमतों, प्राइस में बदलाव के प्रति उतना संवेदनशील नहीं है जितना कि दूसरे देशों की आय, इनकम में बदलाव के प्रति है। मतलब ये कि अगर हम टैरिफ कम करके अपने माल की कीमत घटा भी दें तो भी हमारा एक्सपोर्ट शायद उतना न बढ़े, लेकिन अगर हमारे पार्टनर देशों की इकोनॉमी ग्रो करती है, उनकी इनकम बढ़ती है, तो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ता है। इसलिए सिर्फ टैरिफ कटौती से एक्सपोर्ट बूस्ट मिलेगा, ये जरूरी नहीं। ये तो पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट है। सिर्फ एफटीए साइन करना काफी नहीं, सामने वाले की इकोनॉमी का ग्रो करना भी जरूरी है। बिल्कुल। और अब आते हैं सबसे चिंताजनक आंकड़े पर, जिसकी बात हमने पहले भी की थी। वो यूटिलाइजेशन रेट वाली बात। हाँ, भारतीय निर्यातकों द्वारा इन आरटीएस का उपयोग दर, यूटिलाइजेशन रेट बहुत ही कम है। अनुमान अलग अलग है, लेकिन ये आमतौर पर 5 से 25% के बीच बताई जाती है। 5 से 25% सिर्फ? मतलब 75 से 95% एक्सपोर्टर्स इन समझौतों का फायदा ही नहीं उठा रहे? मोटे तौर पर हाँ। या तो उन्हें पता नहीं है, या प्रक्रिया आरओ वगैरह इतनी जटिल है कि वो फायदा लेना नहीं चाहते, या फायदा लेने के बाद भी उनका माल कॉम्पिटिटिव नहीं रहता। वजह जो भी हो, ये बहुत कम यूटिलाइजेशन रेट दिखाता है कि समझौतों का जमीनी असर उम्मीद से बहुत कम है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इतने तामझाम से समझौते करो और फिर उनका इस्तेमाल ही ना हो पाए। यही भारत के आरटीए अनुभव का एक बड़ा सच है। तो ये तो काफी सोबरिंग तस्वीर है भारत के अनुभव की। चलिए इस पूरी लंबी और विस्तृत चर्चा को अब कुछ मुख्य बातों की टेकअवेज में समेटने की कोशिश करते हैं, ऑडियो बुलेट पॉइंट्स की तरह। जरूर। पहली बात, रीजनल ट्रेडिंग क्षेत्र आधारित है, जबकि सामान्य ग्लोबल व्यापार आरओ ट्रेडिंग ज्यादातर आर्थिक लाभ या कंपैरेटिव एडवांटेज पर आधारित होता है। ठीक है, रीजन वर्सेस प्रोडक्ट एफिशिएंसी। दूसरी बात, रीजनल ट्रेडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? नए बाजार ढूंढना, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस जांचना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कलेक्टिव वॉइस बनना, आर्थिक सहयोग बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना वगैरह। इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तीसरी बात, इसके कई स्तर हैं जो गहराते हुए इंटीग्रेशन को दिखाते हैं। पीटीए, प्रेफरेंशियल टैरिफ एग्रीमेंट, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सीयू, कस्टम्स यूनियन, कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक यूनियन। पीटीए, एफटीए, सीयू, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, ये क्रम याद रखना है। चौथी बात, इसमें कई मुद्दे और चुनौतियां हैं। सेंसिटिव लिस्ट पर सहमति बनाना मुश्किल, वेलफेयर गेन्स का अस्पष्ट होना, ट्रेड क्रिएशन वर्सेस ट्रेड डाइवर्जन की गुत्थी
और रूल्स ऑफ ओरिजिन आरओ की जटिलता। सेंसिटिव लिस्ट, वेलफेयर गेन्स, आरओ, ये मुख्य चुनौतियां हैं। पांचवी बात, भारत इस खेल में देर से शामिल हुआ, लेट एंट्रेंट, लेकिन अब काफी सक्रिय, एक्टिव है। हमने बायलैटरल, ट्राइलैटरल आईबीएसए, प्लूरलेटरल आसियान समझौते किए हैं और अब CECSPA जैसे गहरे समझौतों पर जोर है। भारत देर से आया पर अब तेजी दिखा रहा है। आसियान, IBSA, CACPA महत्वपूर्ण है। छठी बात, PTS, FTS, RTS दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। प्रोलिफरेशन, WTO को 600 से ज्यादा नोटिफाइड हो चुके, 400 से ज्यादा लागू हैं। PTS की बाढ़ आई हुई है, 619 नोटिफाइड, 413 इनफोर्स 2015 तक। सातवीं और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात भारत के लिए, हमारा अनुभव इन समझौतों के साथ मिक्स्ड रहा है। निर्यात पर असर सीमित रहा है, आयात ज्यादा तेजी से बढ़ा, जिससे कुछ प्रमुख पार्टनर्स आसियान, कोरिया, जापान के साथ व्यापार घाटा बढ़ा है। मिक्स्ड एक्सपीरियंस, इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम, ट्रेड डेफिसिट बढ़ा। आठवीं बात, भारतीय निर्यातकों द्वारा इन समझौतों की उपयोग दर यूटिलाइजेशन रेट चिंताजनक रूप से कम है, सिर्फ 5% से 25% के बीच। यूटिलाइजेशन रेट बहुत कम, 525। और नवी और आखिरी बात, सबक, असली चुनौती सिर्फ बाहरी समझौते करना नहीं, बल्कि अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्री को कुशल, एफिशिएंट और प्रतिस्पर्धी, ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाना है। बिल्कुल, असली लड़ाई घर में है, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस बढ़ाने की। यही है लब्बू लुआब। वाकई ये एक जटिल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विषय है और आपने इसे बहुत ही विस्तार और स्पष्टता से समझाया है, खासकर ट्रेड क्रिएशन, डाइवर्जन और आरओ वाले मुद्दे और भारत के अनुभव के आंकड़े। शुक्रिया, कोशिश थी कि हर पहलू को छुआ जाए। और ये हमारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, ना सिर्फ GS3 इकोनॉमी के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों GS2 को समझने के लिए भी। बिल्कुल, उम्मीद है इस गहरी छानबीन से आपको रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स की पूरी तस्वीर, इसकी बारीकियां, इसके फायदे नुकसान और भारत के लिए इसके मायने समझने में मदद मिली होगी। हाँ, और ये सिर्फ UPSC के लिए नहीं, ये जानने के लिए भी जरूरी है कि दुनिया आज कैसे काम कर रही है, ये ग्लोबलाइजेशन का दौर असल में कैसा दिख रहा है। सही कहा। तो हमारी सलाह यही होगी कि इसे जरूरत पड़े तो दोबारा सुने, अपने नोट्स बनाएं, कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक करने की कोशिश करें। बिल्कुल, और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी, जानकारीपूर्ण लगी, तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई डाउट है या आप अपना कोई विचार साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सुन लो UPSC YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे अगले विश्लेषण की जानकारी तुरंत मिल जाए। और अब आज का सवाल जिस पर आप सोच सकते हैं, रीजनलिज्म दुनिया भर में बढ़ रहा है, ये हमने देखा, लेकिन भारत के जो मिश्रित अनुभव रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ना, कम यूटिलाइजेशन रेट, इनको देखते हुए भारत को आगे क्या करना चाहिए? क्या हमें और ज्यादा आक्रामक होकर नए FTA CCA साइन करने चाहिए, खासकर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसे EU, BTIA या US के साथ, या फिर हमें पहले रुककर अपनी घरेलू इंडस्ट्री को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने, रिफॉर्म्स लाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि हम मौजूदा समझौतों का बेहतर फायदा उठा सकें, या फिर दोनों साथ साथ चल सकते हैं? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आज की तारीख में। सोचिएगा जरूर इस पर। जरूर सोचिएगा। तो चलिए इसी विचार के साथ आज इजाजत लेते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जरूरी विषय की गहराई में उतरने के लिए। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।